हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया यार। मैंने सुना रैपिड रिवीजन बच्चे देख कम रहे हैं। क्यों सर? रैपिड है ना, बाद में देखेंगे। अरे यही तो नहीं करना है भाई, यही तो नहीं करना है। बच्चे कहते हैं बाद में देखूंगा सर, अभी तो रैपिड हो रही है ना, अभी हम डिटेल वाली पढ़ रहे हैं। अरे पीछे क्यों चलना, जब सीएस वाला साथ में चला रहा है तो लेट क्यों चलना? इसको देखते चलो भाई, क्योंकि एमसीक्यूज बच्चे बहुत सारे ढूंढ रहे हैं इधर उधर। मैं बहुत सारे बच्चों के ग्रुप्स में भी हूँ हैं, और उन्हें पता है ये बात। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज़ ढूँढते रहते हैं, नए सिलेबस वाले एमसीक्यूज़ नहीं मिल रहे हैं भाई कहीं भी। यहाँ मिल रहे हैं सीएस वाला पे। तो वीडियोज़ देखते रहना, बहुत सारे बच्चे रेगुलरली देख भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, आज बात करते हैं मॉड्यूल 2 के फिर से 2 चैप्टर्स के बारे में सर। 2 चैप्टर्स के बारे में, वो कौन-कौन से हैं? बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। सर अगर मैं इनकी बात करूँ तो चैप्टर हल्के में नहीं है। देयर वाज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम जब ये चैप्टर 21 मार्क्स का पूछा गया और ये 8 मार्क्स का पूछा गया। अगेन सिनेरियो बदला। इंस्टीट्यूट ने कहा अब तो ऐसा नहीं होगा, ये 11 नंबर का और ये 16 नंबर का चैप्टर आपके पास जून 2023 में पूछा गया है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं, आप अंदाजा लगा लीजिए। सर आधे से ज्यादा तो आप हर बार 20 नंबर का चैप्टर लेके आ जाते हो। हाँ, 15 नंबर का तो लेकर ही आऊंगा और 50 नंबर से ऊपर की तैयारी इसी रैपिड रिवीजन में कराऊंगा। कह रहा सर चलो अब आगे चलते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप। देखो, अब हम पहले ये बात करेंगे, थोड़ा-थोड़ा आपको ये भी बताता जाऊँगा कैपिटल मार्केट है क्या? काम कैसे करता है? चीज़ें क्या-क्या हैं? देखो, कैपिटल मार्केट का सबसे पहला टॉपिक जो आपने पढ़ा होगा, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट चैप्टर नंबर 1 आपका रहा है। सर अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिद्धांत बैच में हमारी डिटेल्ड वीडियोज़ भी हैं, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। फिर से हज़ार बच्चा वो भी देख चुका होगा, आप भी देख लेना। कह रहा सर अब इनमें से जब भी हम लोग बात करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है? हम लोग देखते हैं ना बहुत बार मोदी साहब कहते हैं हमारे देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की होनी चाहिए। सर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इनमें से ऐसा कौन-सा फैक्टर है जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कैलिब्रेट नहीं करता? बच्चा कहेगा मेरे को तो कैलिब्रेट ही वर्ड नहीं समझ में आ रहा भाई। कैलिब्रेट का यहाँ पर मतलब है व्हिच इज़ नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा है। ठीक है? कह रहा अब जीडीपी, मैंने कहा हाँ, जीडीपी तो आता है ना इसके अंदर। कह रहा है ठीक है सर, बहुत बढ़िया, जीडीपी आता है। मैंने कहा हाँ। कह रहा और क्या आता है? इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन। मैंने कहा ये भी आता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड, सर रेनफॉल का क्या मतलब है? अरे बारिश होगी तभी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे। और उसके बाद लेवल्स ऑफ फॉरेक्स, ये सब चीजें निकल कर यहाँ पर आती हैं। तो सर आंसर क्या है? जो बच्चे जिनका मैं कंफ्यूज करना चाहता था, आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। तो सर आपने ये दिया क्यों नहीं, ताकि तुम लोग दिमाग लगाओ? हैं? अगर ये नहीं दूँगा ना, तो बच्चा ज़बरदस्ती इसमें से, इसे कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपको पता है कि भाई ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है, पर फिर भी आप आंसर यहाँ पर निकालो। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ मिस्टेक कर लो ताकि पेपर में ना करो। क्या सर आपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा? मैंने कहा हाँ। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन-सा था? बीएससी लिमिटेड, एनएससी, डीएससी, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और एमसीएक्स जो आपने सुना होगा। इनमें से सबसे पुराने वाला कौन-सा है या सबसे पहले किसकी खोज करी गई थी? खोज तो नहीं करी गई थी सर, खोज नहीं करी गई थी, खोज नाम की कोई चीज़ नहीं करी है भाई हमने। 1875 में, इन द ईयर 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं, उसे हमने ढूँढा। सर और आज लगभग-लगभग 1875 के हिसाब से आज तो पता नहीं कितना ही टाइम हो गया, 1975 और उसके बाद सर 2023। हाँ, बीएसई सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रॉम 31st ऑफ अगस्त 1957 को सरकार ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। ओह! ऐसा क्या? हाँ, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम्स पे आ गए और बाकी चीज़ें चलती रही। सर पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर हमारा बीएसई आता है, 7th नंबर पर। जी हाँ, और जिसकी लगभग-लगभग ओवरऑल मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर हमारे को देखने को मिल रही है। 3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के बराबर यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाँ, हाँ। तो आंसर क्या है? आंसर इज़ बीएसई। आगे लेकर चलता हूँ सर। इनमें से क्या देवियों और सज्जनों, इसमें से क्या क्या फाइनेंशियल मार्केट का एक फंक्शन नहीं है? देखो बच्चा क्या करता है जल्दी जल्दी में, हाँ ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, टिक मार देता है। नहीं, आपको ये बताना है इनमें से क्या एक फंक्शन नहीं है कैपिटल मार्केट। ओके सॉरी, फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत बड़ी होती है सर, हम पूरा टर्म जो पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट है। मैंने कहा
कह रहा एक्सचेंज ऑफ एसेट विदाउट फिजिकल डिलीवरी, मतलब फिजिकल डिलीवरी नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। कह रहा और बहुत बार आपको एक्सचेंज जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा सर शेयर्स हैं आपके पास। मैंने कहा हाँ है रिलायंस के। कह रहा सर आज बेच दो, देखो पैसे मिल जाएंगे। लिक्विडिटी मिली कि नहीं? मैंने कहा लिक्विडिटी तो मिली भाई। कह रहा ठीक है। कह रहा और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज भी पता चल जाता है सर। अगर मान लो रिलायंस के शेयर की बहुत डिमांड है, सब लोग रिलायंस में पैसा लगाना चाहते हैं, अदानी में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि भाई पता है कल को पैसा बहुत बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो शेयर का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा सर। कह रहे शाबाश, शाबाश। कह रहे मनी लेंडिंग और बोरोइंग भी इसी फाइनेंशियल मार्केट में होती है। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? सर दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, तो यही आपका आंसर है। क्या बात है जी, क्या बात है। आज तो मजा आ गया। क्या सर मजा कैसे आ गया? क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पढ़ाने आया, क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ और उधर से भाई साहब ढोल बज रहे हैं पीछे। ढोल बज रहे हैं, हाँ ढोल बज रहे हैं। अब इसमें पता क्या होगा, एक और चीज होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे को कहेंगे सर देखो आपके पास फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास मनी मार्केट आती है, हमारे पास कैपिटल मार्केट आती है, और सर कैपिटल मार्केट का तो यही काम होता है ना क्या? वो जो बात होती रहती है ना सर कि पैसे ले लो, पैसे ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, और सर मनी मार्केट का भी तो यही काम होता है। बेटा अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस आपको अलग से गिवन है, ये वहां से पूछा है। अगर मैं कैपिटल मार्केट के बारे में बात करूंगा तो टॉपिक अलग होगा बेटा, मेरे लाल मेरे पीले, समझो बात को। ओके, आगे चलते हैं। इनमें से व्हाट इज विच टाइप ऑफ मार्केट इज कंसिडर्ड एज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी? कह रहे सर क्या कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट? मैंने कहा यार फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि भाई हमारी जीडीपी के बराबर है लगभग। कह रहा मनी मार्केट, मैंने कहा ये बताऊंगा आगे चल के। कह रहा सर सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट क्या है ये बता दो। मैंने कहा अच्छा। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स आपकी यहां पर चलती है। शॉर्ट टर्म फंड से मेरा मतलब है जहां जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल का है, 1 साल के अंदर पैसा ले देकर वापस कर देना सर। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सिक्योरिटीज मार्केट, मैंने कहा जहां सिक्योरिटीज इशू करेंगे। कह रहा कैपिटल मार्केट, मैंने कहा यही है आपका जवाब, कैपिटल मार्केट। कह रहा क्यों सर, कैसे सर? मैंने कहा देखो ये वैसी मार्केट जो आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है टू द बोरोवर्स एज वेल एज लेंडिंग एंड बोरोइंग का जो काम है वो दो मार्केट में चलता है, मनी में भी और कैपिटल में भी। सर मनी में 1 साल तक का टाइम पीरियड है, और आपको अगर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाते हो, और इसी वजह से इसे हम बैरोमीटर भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैंने कम बताई है, जानता हूं। अब आपको लेकर चलता हूं आगे। एक बहुत बढ़िया आपके पास एक कैपिटल मार्केट है, ठीक है सर। कैपिटल मार्केट है और वो कैपिटल मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। भाई अगर आज मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मेरा मन बहुत होता है यार कि मैं शाम को समोसे ब्रेड पकौड़े खाऊं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक स्टार्टअप बनाऊं, समोसे ब्रेड पकौड़े बेचने शुरू करूंगा, है ना। अब इसके लिए चाहिए पैसा, और सरकार कह रही है हमारे पास दुनिया जहान की स्टार्टअप स्कीम है, नवनी मैम आपको पढ़ाएंगे भी इस बारे में। अच्छा, दुनिया जहान की स्टार्टअप स्कीम्स हैं जी, हाँ हाँ। अब सरकार के पास जाओ तो भाई साहब फंडिंग भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, स्टार्टअप के तरीके भी हैं, मतलब पैसा लेकर बैठे हैं कि आओ और एंटरप्रेन्योर बनो। ओ हमारे फाउंडर अलक पांडे सर, ही वाज आल्सो अ टीचर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आज देखो यूनिकॉर्न है पीडब्ल्यू। कह रहे सर ऐसे ही। अब एक बात बताओ, अ वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट जो है क्या वो इंप्रूव करती है क्वालिटी, क्या अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और एक अच्छा ट्रेडिंग एनवायरनमेंट सपोर्ट करती है इंटीग्रिटी के बेसिस पर? बच जगह का पता नहीं है तो क्या लिख दिया आपने। ट्रू है ये। अगर आपकी कैपिटल मार्केट अच्छी है तो उसके बहुत फायदे हैं जो मैंने ऑलरेडी सारे मिलाकर यहीं लिख दिए। हमने बहुत बार आईपीओ के बारे में सुना होता है। हाँ हमने आईपीओ के बारे में सुना है। टाटा टेक्नोलॉजी आया अभी सर, हाँ बहुत सारों ने पैसे लगाए। मेरी क्लास में बता देता हूं मैं, ये आईपीओ बहुत शानदार आने वाला है भाई। और तुम्हारे को एक तरीका बताऊंगा, देखना कैसे। इनमें बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, फंड्स लेने के लिए बाजार में जाती हैं। अब इसमें से कौन से ऐसी ये जो फंडिंग है ये कहां से आती है? सर सिक्योरिटीज मार्केट में होती है, कैपिटल मार्केट में होती है, मनी मार्केट में होती है, फाइनेंशियल मार्केट में होती है। मैंने कहा आपने ही तो बताया पैसा लेने के लिए मार्केट में जा रहे हो, तो दिस इज प्योरली सिक्योरिटीज मार्केट। इसके अंदर कंपनीज जाकर इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, कुछ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ टाइप ऑफ मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड्स,
ये सब पब्लिक को इशू किए जाते हैं। सर हमने ना बात करी, एक दिन आपको पता है अगर 10,000 रुपए महीना अगर मैं डालूंगा तो जब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा करोड़पति बन जाऊंगा। अरे भाई, बात करूंगा इस बारे में, बताऊंगा फायदा है या नहीं। इस हिसाब से तो आप कहते हो भाई पैसा हमारा 50 गुना हो गया, 70 गुना हो गया। मेरे दोस्त जब हम आजाद हुए थे शायद पेट्रोल का प्राइस 1 रुपए लीटर भी नहीं था। 70 साल में देख लो क्या रेट है अभी पेट्रोल का, पेट्रोल ही लेकर रख लो। सोने का रेट देख लो। वो कहता है इन्फोसिस में पैसा लगाया होता आपने तो आज ये हो गया होता। मेरे दोस्त आने आने वाले टाइम का किसको पता है? ठीक है ना, आप किसी कॉर्पोरेट को लेकर श्योर तो नहीं हो। यार आगे चलता हूं, बात करेंगे यार, इट्स देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। यार रामलाल ने क्या करा है, शेयर्स खरीदे हैं, सम शेयर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। अब उनको अच्छी खासी रिटर्न मिल रही है। उन्होंने शेयर खरीदा था, उनको अच्छी खासी रिटर्न मिल रही है। ये मार्केट इंपावर करती है रामलाल को कि भाई तू एक काम कर सकता है, तू अपने शेयर्स को सेल भी कर सकता है। वो सेल कहां पर करेगा? प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, कैपिटल मार्केट। सर सेकेंडरी मार्केट में क्यों? सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां पर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज चलता है। अगर यही आपको स्ट्रेट अवे लिस्ट करना है सिर्फ, तो प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर दोनों चीजें आती हैं। सर मैं सिक्योरिटीज मार्केट लगाता हूं, ब्रॉडर कंसेप्ट है, गलत हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट अवे गलत हो जाएगा। और कैपिटल मार्केट तो मैंने बताया पैसे का लेन देन है, फंडे ही अलग है। कैपिटल मार्केट एक बहुत बढ़िया चीज है यार, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव करने का बड़ा सिंपल फंडा है। देश आगे बढ़ेगा तो निफ्टी 20 भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्या बताऊंगा यार, कभी क्लासेस में मिलेंगे तो बात करेंगे इस बारे में। कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो हमेशा से ही प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के लिए काम करती है? वो क्या है? सेबी, आरबीआई, एसबीआई। सर एसबीआई क्या है? कोई बच्चा बोले कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आईआरडीआई। सर सेबी क्यों? सिक्योरिटीज को लेकर कुछ भी आ जाएगा, लिस्टेड कंपनी को लेकर कुछ भी आ जाएगा, शेयर बाजार को लेकर कुछ भी आ जाएगा, तो देयर इज ओनली वन अथॉरिटी नेम्ड एज सेबी। आरबीआई सिर्फ बैंक्स को लेकर है, एसबीआई कुछ है ही नहीं। एसबीआई ऑल टुगेदर एक बैंक है जिसकी रेगुलेटरी बॉडी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एसबीआई तो भाई वैसे बहुत बड़ा बैंक है, 25,000 ब्रांचेस हैं। कभी ऑडिट पढ़ने का मौका मिलेगा तो पता चलेगा 25,000 ब्रांचेस और वहां होने वाली करोड़ों ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन कैसे चेक की जाती है। इनमें से क्या, देवियों और सज्जनों, इनमें से क्या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है? सर ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या है? अच्छे खासे पैसे लगाने वाले, अच्छे खासे पैसे लगाने वाले, हाँ, जहां पर बहुत पैसा है। और मैं कहता हूं आप, मैं जब एक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है, उसको 15,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये 15,000 में से 5,000 करोड़ तो खुद ही दे देगा। ओह ऐसा क्या? हाँ, हाँ। कभी आपने देखा कोई बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, कोई आपने फ्री काम कर दिया, जैसे आपने खाना खिलाने का कोई काम कर दिया, तो इसमें एक इंसान होता है ना जिसने बहुत ज्यादा पैसा दिया होता है, जिसका नाम सबसे ऊपर लिखा होता है कि भाई अगर 1 लाख रुपए खर्च होना है, 51,000 उसने दे दिया। तो सॉर्ट ऑफ ऐसे ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वैसे होते हैं। और ये हाई भाई अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जिनको देखकर एक रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा देता है। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या ये क्यूआईबी है? है सर। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या ये क्यूआईबी है? है सर। प्रोविडेंट फंड क्या ये क्यूआईबी है? है सर। पेंशन फंड क्या ये क्यूआईबी है? ये भी है सर। सर आपने क्वेश्चन ही गलत दिया है। नहीं, अब देखो गलती कहां है। हिंट देता हूं, इन दोनों में से एक गलत है। सर पेंशन फंड तो हमारे को पता ही नहीं, लिमिट जो है ना बेटा, द मिनिमम कॉर्पस ऑफ यहाँ पर 25 करोड़ है, मैंने 50 करोड़ लिख दी। प्रोविडेंट फंड ये वाली स्टेटमेंट आपकी राइट नहीं है सर, स्टेटमेंट सही है, पर इनमें से व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ क्यूआईबी, क्यूआईबी की डेफिनेशन में इनमें से क्या नहीं आता है? रेगुलेशन 2 1, सब रेगुलेशन 1, क्लॉज एस एस ऑफ सेबी, आईसीडीआर रेगुलेशन। सर आईसीडीआर रेगुलेशंस मैंने नहीं पढ़ी बेटा, यूट्यूब पे रखे हुए हमारे, यार कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस कह रहा है सर, वहां पर ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की अगर मैं बात करूं, इनके बारे में कुछ पता है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, हाँ, AIF ऐसा कुछ सुना हो? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसमें कैटेगरीज आती हैं। कौन सी कैटेगरी ऑफ
ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एम्प्लॉय करता है डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करता है लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स के अंदर। सर खतरनाक काम है। सबसे खतरनाक काम कौन करता है? कैटेगरी 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला। बताता हूँ चलो। कैटेगरी 1 वाला पैसा कहाँ लगाता है? स्टार्टअप्स के अंदर। जैसे शार्क टैंक इंडिया आया, स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर या सेक्टर बाकी के जितने भी एरियाज हैं वहां पैसा लगाएगा। वेंचर कैपिटल फंड्स कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में कौन आएगा? जो कैटेगरी 1 और 3 में नहीं आ रहा है वो कैटेगरी 2 में आएगा। सर बहुत ही बेकार चीज बताई आपने। ये पैसा देते हैं ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, पर ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब सॉरी, ये बोरोइंग देते हैं अदर देन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पे यूज करने के लिए, कि भाई तुम्हारे डे टू डे खर्चे के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, तुमने कहीं इन्वेस्ट करना है तो पैसा हम देने के लिए तैयार है। ओ, और आखिरी में आपका कैटेगरी 3 आपका आंसर है। सर तो कैटेगरी 4 होती ही नहीं है, एआईएफ में सिर्फ 3 कैटेगरीज। अच्छा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि कहीं झटके में कोई भी क्वेश्चन दे दिया। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा हूं। यार अब आपने देखा सर शार्क टैंक इंडिया आया। हाँ सर, अश्नीर ग्रोवर। हाँ हाँ देखा सर, हमने देखा। हाँ दोगलापन, तेरा दोगलापन तो मैं अभी उतारता हूँ। दोगलापन करके भाई बड़े फेमस है। अब वो इनमें से कौन सी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है? सर वेंचर कैपिटल का। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल क्या है मैंने बताया तो, इज अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जहां पर आपने क्या करा, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड प्रोमोटर क्या करता है, अपना लेवल ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ बिजनेस सामने वाले को दे देता है। ओह ऐसा क्या? बहुत ही अर्ली स्टेज पर ये पैसा लगा दिया जाता है, पर ये लोग वेंचर कैपिटल फंड्स नहीं है। ठीक है सर। अब यहां पर बहुत बार क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी में जहां पर आप कुछ लोगों के पास जाते हो, दे विल आइदर गिव, या तो आप उन्हें इक्विटी दोगे या डेट, दोनों में से आप कुछ भी ऑफर कर सकते हो। इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एंड ध्यान रखना, उन जगहों पे पैसा लगाते हैं विच आर नॉट बीइंग पब्लिकली ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। ठीक है ना सर, आप एच एन आईज के पास जाओगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास जाओगे, वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। बताओ। उसके बाद ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मैंने बताया, एंजल फंड्स। अरे सर, मनी पूल क्रिएटेड बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। एक बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पैसा इकट्ठा करा और उसके बाद एक एंजल इन्वेस्टर को वहां पर बना दिया और स्ट्रेट अवे स्टार्टअप्स में जाकर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सर आंसर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, पर आंसर अभी जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये प्राइवेट इक्विटी है, क्योंकि शार्क टैंक में हमने ये भी देखा कि वो इक्विटी भी देते हैं और वो डेट भी देते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, थियरा सर आंसर कुड बी एंजल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर, ये भी हो सकता है। दोनों सिनेरियोज में दोनों आंसर निकल के आ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा समझ रहे हो। पर अभी नवनी मैम को जानते होंगे आप लोग, नवनी मैम सेशंस लेते हैं आपके कंपनी लॉ स्टेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज के। नवनी मैम ने कहा कि भाई बोट कंपनी है जिसके हेडफोन्स आते हैं, जिसकी घड़ियां आती हैं। नवनी मैम ने कहा भाई पैसा लगाना है सर इस कंपनी में। ओके, कितने? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए मेरे और राम सर के तो दिल पे हार्ट अटैक आ गया है सुन के। अगर 2 करोड़, मैं कहा हम तो ये सोच रहे पैसा ही पैसा होगा। अब अब ये बताओ, अगर नवनी मैम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो इनमें से क्या, कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, रिटेल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर या पीडब्ल्यू फैकल्टी? पीडब्ल्यू फैकल्टी तो मैम है ही। सर यहाँ आंसर है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एक एच एन आई, आपने सुना हो शायद, एच एन आई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी। एक एच एन आई इन्वेस्टर ही होता है जिसके पास इंडिविजुअल्स विद मोर देन 2 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेबल सरप्लस कंसिडर्ड टू बी एच एन आई। अच्छा सर, तो आपके पास मतलब जो 25 लाख से 2 करोड़ के बीच में है वो इमर्जिंग एच एन आई है, और जो 2 लाख रुपए की वैसे भी नीचे है वो रिटेल इन्वेस्टर है मेरी तरह। ओ नवनी मैम कैसे? नवनी मैम है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। आगे चलते हैं सर। एक कंपनी का नाम है मोटू पतलू प्राइवेट लिमिटेड। सर प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सिर्फ लिमिटेड, शाबाश। अब वो इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आप वहां के कंपनी सेक्रेटरी हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानना चाहते हैं कि जब भी हम डीवीआर इशू करेंगे तो क्या कंडीशन जरूरी है। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको ये कहा कि भाई एक चीज बताओ, इनमें से क्या एक कंडीशन नहीं है? अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, मतलब सर ओआर की बात कर रहा है। हाँ चाहिए सर, चाहिए। वोटिंग पावर शैल नॉट एक्सीड बियॉन्ड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। डिफॉल्ट किया हुआ पेमेंट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। क्यों?
बैंक का पैसा नहीं दिया ना सर, पहले बैंक का पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, पहले बैंक का पैसा देकर आएगा, देन ही आगे आके डीवीआर इश्यू कर सकता है। बिल्कुल सर। सर नो डिफ़ॉल्ट ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, बट आपका आंसर ये है क्योंकि मैंने क्या पूछा? व्हिच इज़ नॉट अ कंडीशन। इनमें से क्या एक कंडीशन नहीं है? कह रहा सर आगे चलते हैं। कह रहा इनमें से कौन से टाइप ऑफ डिबेंचर्स पे कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते हैं? कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। फुल्ली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल। बच्चे के दिमाग में आ गया सर डिबेंचर्स पे तो कोई वोटिंग राइट होता ही नहीं है। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर है। शाबाश बेटा। डिबेंचर्स पे वोटिंग राइट तब जाकर क्रिएट होता है जब वहां पर आपने 2 साल तक पैसा नहीं दिया, मैच्योरिटी पर भी पैसा नहीं दिया, ये सारी चीजों। ओ आगे चलते हैं सर। अब कह रहा सर इसमें से एक चीज बताओ, इनमें से कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जो सरकार इशू करती है इन्वेस्टर को ताकि वो अपने टैक्स को बचा पाए? नाम से ही पता चल नाम से ही पता चल रहा है सर, नाम से ही पता चल रहा है, देख लो आपके सामने है। फटाफट से जवाब दो और आगे बढ़े। क्या है आंसर? टैक्स सेविंग बॉन्ड। सिंपल तो है सर, सिंपल है ना? फटाफट से ऐसे ही नंबर पक्के करते जाओ बस। ठीक है सर, ये तो समझ में आया, पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है, थोड़ा-थोड़ा इस बारे में भी बता दो। ठीक है जी। देखो बॉन्ड्स जो डायरेक्टली इश्यू किए जाते हैं, जो सरकार आपको इश्यू करती है या कोई पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको इश्यू करके देती है और दे आर बैक्ड अप विद द सिक्योरिटी ऑफ जो उसमें सिक्योरिटी है वो आपको सरकार दे रही है। बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं एज़ कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, वो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ जो प्राइवेट कंपनीज़ आपको इश्यू करके देती हैं। नॉन सिक्योर्ड जनरली इन नेचर और बैंक बॉन्ड्स जो आपको बैंक्स इश्यू करके देते हैं। ठीक है, ओके। सर ये जो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, ये लिस्टेड होते हैं? हाँ, हाँ। जितने भी बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ऑल दीज़ बॉन्ड्स दे आर लिस्टेड आइदर ऑन एनएससी और एल्स ऑन द बीएसई एक्सेल। कहीं न कहीं तो भाई लिस्टेड मिलेंगे ही। सर आप कहते हैं इसकी क्लास है, इसकी भी है और मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 भी हमने पूरा यूट्यूब पे डाला है। अब जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ना आते हों, तो वीडियोज़ को रेफर करना मत भूलिएगा। यार अब इनमें से व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या काम नहीं करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज आज का नहीं है भाई, 1989 से किस्सा चलते 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 आज हमारे पास एक स्मार्टफोन यूजर समझ रहे हो कितने? हमारे पास अगर मेरा डेटा सही है, जब डेटा तो क्लास में बताऊंगा, अभी रैपिड रिवीजन है, ज्यादा इधर उधर की बातें। स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या नहीं करता है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल। लिक्विडिटी बनाए रखता है, बिल्कुल सर, लिक्विडिटी तो बनाता ही है। आपके पास आज पैसे हैं भाई, शेयर खरीद लो, शेयर बेच के पैसे ले लो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करता है। हाँ, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये पता चलता है कि भारत देश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो कह रहा सर अकॉर्डिंगली वो पैसा वहां से निकाल के इंडिया में लगाना शुरू कर देंगे। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ठीक है, कह रहा सर अगली बात पे आता हूं। इनमें से क्या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशंस, अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और पब्लिक इशू? इनमें से कौन सा कानून देवियों और सज्जनों आपसे पूछता है या फिर आपको बताता है कि ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर कैसे होगा, अलॉटमेंट कैसे होगा, पब्लिक इशू कैसे होगा? ओ, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, अलॉटमेंट की चीजें इनमें से कहां पढ़ते हो? सर सेबी एक्ट में नहीं, एससीआरए में नहीं, मतलब डिपॉजिटरीज में नहीं, कंपनीज एक्ट में। शाबाश, नवनी मैम का पढ़ाया सब याद है तुम्हारे को, है? अरे याद ही रहेगा भाई, याद ही रहेगा। ये खास बात है हमारे पीडब्ल्यू की, खास बात है, हमारा पढ़ाया भूलते नहीं। सेटलमेंट साइकिल क्या है इक्विटी शेयर्स के लिए, या टोटल सेटलमेंट साइकिल क्या है? T+2, यानी कि ट्रेडिंग डे, जिस दिन भी आपने ट्रेड किया, ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज। T+2 सेटलमेंट सिस्टम पूरे इंडिया में यही काम करता है। ठीक है सर, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे अभी आप देखोगे दिसंबर आ रहा है तो हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आती है, क्यों? क्योंकि एफआईआईज जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं। ऐसा क्या, वो पैसा निकाल लेंगे बाजार से, निफ्टी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। सर अगर इतना पता है आपको, इलेक्शन आएंगे, सरकार फिर से बनेगी और उसके बाद फिर से स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, इतना पता होता है सर आपको, हाँ, तो पैसा क्यों नहीं कमा लेते करोड़ों रुपया वहां से? करोड़ों तो नहीं यार, इतना होना भी चाहिए। हमारे को सिखाओगे? हाँ, आपको जरूर सिखाओ। अब जैसे मेरे एक दोस्त हैं गब्बर सर, गब्बर सर आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे गब्बर सर। उन्होंने, वो एक इन्वेस्टर हैं, कहाँ? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर।
उनके शेयर्स बोल रहा हूँ, उनके शेयर्स उनके अपस्टॉक्स अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट के अंदर हैं और जिनमें वो चाहते हैं, उन्होंने सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हाँ। अब ये सिक्योरिटीज़ तो आप गब्बर सर कह रहे हैं, सर देखो मेरे डीमैट अकाउंट में रिलायंस के शेयर है, ये शेयर हैं किसके पास असलियत में? डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, उनके ब्रोकर के पास या उनके कस्टोडियन के पास। सर ये स्ट्रेट अवे शेयर्स जो हैं ये किसी के पास नहीं, उनके डिपॉजिटरी के पास है। जो भी शेयर्स, जो भी डिबेंचर्स आपके रहते हैं, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी आपके पास है, सर ये सारी चीजें कहाँ रहती हैं? आपकी डिपॉजिटरी के पास। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं सर, अगली बात पे आते हैं, अगले फंडे पे आते हैं। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? अब आप शेयर खरीदते बेचते हो, मेरे दोस्त हैं गब्बर सर, आपको पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अरे मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, सुनील सर हमारे सीनियर हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मान लो, चलो मैं कहता हूँ जसमीत सर है, आपको टैक्सेशन पढ़ाने वाले हैं, जसमीत सर ने कुछ लेकर स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिया। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, वहां से पैसे आने, जसमीत सर के अकाउंट से शेयर्स का जाना, ये कौन देखेगा? कहता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कह रहा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या? यस, यस। आगे चलते हैं। कह रहा अब इनमें से क्या एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसमें आप सिक्योरिटीज को बाय या सेल करते हो एट प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी? मतलब आज ये डिसाइड कर लिया कि 50, 100, 200 इतने शेयर्स हमें लेने हैं एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। सर क्या ये फ्यूचर है, क्या ये ऑप्शन है, क्या ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, क्या ये डेरिवेटिव है? कह रहा सर ये तो फ्यूचर होता है। शाबाश। जब मैंने बोला बेटा प्री डिटरमाइंड फ्यूचर, यहीं से समझ जाना चाहिए था आपको कि हम एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहे। आगे चलते हैं सर। राजेश एक इंसान, राजेश एक बंदा है। यहां पर राजेश ने एक लॉट खरीदा है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज का में 3000 पुट का। एक मार्केट में दो तरीके की कॉल्स होती हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पीई और सीई। प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं, जब आपको दिखेगा कि बाजार नीचे जाने वाला है, आप पुट कॉल में इन्वेस्ट कर देंगे। जब आपको दिखेगा बाजार ऊपर जा रहा है, तो आप कॉल ऑप्शन में इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने 250 रुपए का प्रीमियम पे किया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में राजेश को यह था कि वो 100 शेयर्स इन्फोसिस के 3000 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच सकता है कभी भी, आज से लेकर एंड ऑफ मई तक। अच्छा, इसे फ्यूचर कहते हैं जी। हाँ, महंगा बड़ा होता है यार, मैं क्लास में करके दिखाना चाहता हूँ पर 50-50 हजार रुपए का पड़ जाता है। सर छोटी कंपनी में मिलते नहीं है ये फ्यूचर। अब इन्होंने जैसे प्रीमियम पे किया तो राजेश को ये बोला गया कि भैया राजेश, आज आपके पास, ठीक है, आपने प्रीमियम पे कर दिया, अब आप एंड ऑफ मई तक कभी भी 100 शेयर्स सेल कर सकते हो। किस रेट पर? 3000 पर शेयर पे, ठीक है। और इस काम को करने के लिए पैसा तो बहुत ज्यादा चाहिए सर। इस काम को करने के लिए आपको चाहिए था 3 लाख रुपया। राजेश ने बोला मेरे पास 3 लाख रुपए तो नहीं है। फिर राजेश ने कहा मेरे पास 25,000 रुपए है। तो मात्र 25,000 रुपए, सिर्फ 25,000 रुपीज देकर राजेश को, ये सिर्फ प्रीमियम पे करा इसने, ये प्रीमियम देकर इसको पूरी की पूरी ये राइट मिल गई। ओके, तो इसके पास कौन सा राइट है? ही हैज राइट टू बाय, ए ही हैज राइट टू बाय, या बी ही हैज राइट टू सेल, सी ही हैज बोथ राइट्स। सर खरीदेगा तभी तो बेचेगा। नहीं, ही हैज राइट टू सेल ओनली। ठीक है, ये है आपका आंसर। आगे चलते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फॉर लिस्टिंग ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म? देखो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो छोटे हैं, ठीक है, जहां पे हम भी चाहते हैं भाई छोटी छोटी कंपनीज आगे चल के बड़ी बने। ओके, तो कह रहे सर इनमें से क्या एक कंडीशन एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है? ओके, कह रहा सर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड पॉजिटिव नेटवर्थ नेट टेंजिबल एसेट 1.5 करोड़ से ज्यादा के, पोस्ट इशू फेस वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए हो सकती है। क्या एक कंडीशन नहीं है भाई? एलएलपी, यहां पे क्या होना चाहिए था? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी 13 और एनी प्रीवियस वन। तो आपका जवाब ये है, इट शुड बी अ कंपनी, देयर शुड बी पॉजिटिव
आई मीन पोस्ट इश्यू पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 25 करोड़ हो सकती है। आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। नेट टेंजिबल एसेट कम से कम 1.5 करोड़ के होने चाहिए। आपके पास पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए सर। कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, प्रॉपर डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डिपॉजिटरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पिछले 1 साल में कोई भी चेंज आपके प्रमोटर की होल्डिंग में ना आया हुआ हो। कह रहे सर अब एक और चीज पे आता हूं। अब आपने सुना एक एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म भी है सर। हाँ, वहां पर मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना होता है एनएससी पे? हाँ, आपने इमर्ज के बारे में सुना हो या एक मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में सुना हो। सर यहाँ पर मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज गोइंग टू बी नॉट लेस देन 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन साइज है, जो कि नॉर्मल आईपीओ में 10 से 15 हजार के बीच में कहीं भी होता है। 15 हजार से नीचे ही रहेगा। 14,500, 14,200 ऐसा कुछ एप्लीकेशन साइज रहता है। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रेट अवे एनएससी इमर्ज, एनएससी खुद इसे मैनेज करता है। और यहाँ पर जो आपके जो एसएमईज हैं वो यहाँ पर आते हैं। एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सर ये सब प्रैक्टिकल दिखाओगे आप? शेयर खरीद के, बेच के, फायदा करके, नुकसान करके तुम्हारे को सब दिखाऊंगा यार। देखो, आगे चलते हैं। कह रहा सर इसको क्या कहते हैं जब आप टोटल क्वांटिटी बॉट और सोल्ड। डिलीवरी का नाम सुना है? सॉफ्ट बैंक ने डिलीवरी के 2.5% शेयर अभी बेचे हैं। तो ये क्या है? बल्क डील है, बल्क ट्रेड है, या दोनों? कह रहा सर इसे बल्क डील कहते हैं, बल्क ट्रेड नहीं कहते। आपके पास जो टर्म है बुक के हिसाब से, जो आंसर है दैट इज बल्क डील। ओह, बल्क डील, यस यस। और बहुत बार मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी एक आती है, जहां पर आपके पास पूरा पैसा ना भी हो, सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम देकर ही काम चल जाएगा। यार इनमें से किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हैं? एनएससी में ज्यादा कंपनीज हैं, या सॉरी निफ्टी में ज्यादा कंपनीज हैं, या सेंसेक्स में ज्यादा कंपनी? यार सर देखो, सेंसेक्स में एनएससी और बीएससी की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स किसका है? सर हमने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं। हमने सेंसेक्स पढ़ा है, ओके, और हमने निफ्टी पढ़ा है सर। ठीक है जी। आपने जो सेंसेक्स पढ़ा उसमें सर 30 कंपनीज आती हैं। अच्छा, ठीक है। निफ्टी में सर 50 कंपनीज आती हैं। कौन सी आती हैं हमारे को ये भी नहीं पता। बोला तो मेरी क्लास देख लो, सब पता चल जाएगा। वहीं पर सब है, एक एक डिटेल, कौन सी कंपनी कहां पर कैसे आ रही है। क्या सर जो एनएससी है ये किस, आई मीन ये सेंसेक्स किसका है? ओ हो, सेंसेक्स बिलोंग्स टू बीएससी, निफ्टी बिलोंग्स टू एनएससी। ऐसा भी है क्या? बहुत सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल सा फंडा। एनएससी या निफ्टी? तो आपका जवाब क्या है? एनएससी में ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज आपको देखने के लिए मिलती है। आगे चलता हूं सर। एक कंपनी, एक बैंक है, आप सब जानते होंगे, उसका बिजनेस बहुत गंदे तरीके से हिल चुका है और आज वो बैंक काम नहीं कर रहा। काम कर भी रहा है तो मतलब इन्वेस्टर्स की ऐसी मतलब बुरी हालत हो गई है इन्वेस्टर्स की कि मैं क्या कहूं। कि भाई अगर वो शेयर किसी ने 300 पे खरीदा था, आज 20 रुपए की वैल्यू है। नाम नहीं बताऊंगा अभी, कि नाम नाम सब क्लास में अभी नहीं। इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो हमेशा से ही कई तरीके से रिस्क के अंदर होता है। आपने पैसा लगाया सर, पैसा डूब भी सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है, लिक्विडिटी जो है बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के पास सेविंग्स का पैसा नहीं है, कंपनी ने बिजनेस बंद कर दिया, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रही है, प्राइस ऐसे 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 घूम रहा है। जब ऐसे ऐसे प्राइस नाच रहा है ना, तो उसमें पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। आपने खरीदा, नीचे चला गया, जैसे वो एक मजाक भी आया किसी ने भेजा कि भाई मैंने खरीदा वो और नीचे चला गया, मुझे लगा और नीचे जाएगा, मैंने सेल कर दिया, वो ऊपर चला गया, वो ऊपर गया, मुझे लगा फिर नीचे आएगा, मैंने नहीं, मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, वो और ऊपर चला गया, मुझे लगा अब तो वापस ऊपर जाएगा, फिर मैंने खरीद लिया, वो नीचे आ गया। ऐसा होता है। स्विंग ट्रेडिंग बहुत खतरनाक चीज होती है, बताऊंगा क्या, अभी नहीं। सर अब यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ था इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, और इस बैंक का जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। अब ये बताओ इनमें से कौन से टाइप का रिस्क है? करेंसी रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, या बिजनेस रिस्क? कह रहा है सर बिजनेस रिस्क। आपने अल्टीमेटली किसी और के बिजनेस में पैसा लगा दिया। हाँ, यस, वो डूब भी सकता है। कह रहा है सर अगली बात पे आता हूँ। प्रिवेंटिव सर्विलेंस की अगर हम लोग बात करें, बहुत बार आप क्या करते हो, आप कहीं भी क्लास लेते हो, मैंने बच्चों को देखा पूछते हुए, दिव्य मिगलानी सर सीएस वाला पे कैसा पढ़ाते हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने एंड से पहले ही बाजार में पता कर रहा है कि भाई किसका फीडबैक कैसा है। मेरा फीडबैक अच्छा ही रहेगा। अब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं इस बारे में, क्या सर बात को समझो थोड़ा सा।
आपने कहा कि भाई आप कहीं भी जाते हो उसका गूगल रिव्यू पढ़ते हो, उसके बारे में फीडबैक पता करते हो, देन आप एडमिशन लेते हो। ऐसे ही बाजार में कई तरीके से सर्विलेंस होता है, जिसे हम प्रिवेंटिव सर्विलेंस भी कहते हैं, और आप कहते हो कि पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस भी कहते हैं। ठीक है? अब ये सर्विलेंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे तरीके इसके अंदर आते हैं। इंडेक्स सर्किट, एक इंडेक्स सर्किट भी होता है, जहाँ पर आप स्ट्रेट अवे ट्रेडिंग हॉल्ट जब आ जाता है इक्विटी में या इक्विटी मार्केट डेरिवेटिव्स के अंदर, इंडेक्स मूवमेंट के अंदर 10, 15, 20% का, कह रहा सर तब हम इन चीज़ों को एग्ज़ामिन करते हैं। या सर किल स्विच नाम का होता है, पीरियोडिक कॉल ऑप्शन होता है, ट्रांज़ैक्शन अलर्ट है। इन सब के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपकी प्री में नहीं आती? कह रहा सर ये ट्रांज़ैक्शन अलर्ट। ट्रांज़ैक्शन अलर्ट आप आगे, ट्रांज़ैक्शन अलर्ट फॉर द मेंबर, जैसे मैं अगर कोई ट्रांज़ैक्शन करने वाला हूँ, तो बैंक उस ट्रांज़ैक्शन को कर तो देगा, पर मुझे स्ट्रेट अवे वो डाउन फ़ोन करके बता देगा कि भाई तुम्हारे यहाँ से इतने, तेरे अकाउंट में ₹150 हैं, ₹120 खर्च कर चुका है। ठीक है, पोस्ट सर्विलेंस। कह रहा सर इनमें से किस चीज़ की ये वीएआर होता है? इस वीएआर की फुल फॉर्म क्या है सर? वीएआर, ये तो सर कहीं सुना है, सुना नहीं है, तुम्हारी किताब में है बहुत कुछ। वीएआर क्या होता है ये? सर वैल्यू एट रिस्क, वैल्यूएशन एट रिस्क, वैल्यू एट रियल, वैल्यू एट आरएल, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फँसाता है। ऐसे ही बहुत सारी और शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे सीआरआर आपने सुना होगा, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, आरआरआर, ये तो सर मूवी थी। नहीं, 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 ये मूवी नहीं है, दिस इज़ रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? सीपीआई आपने सुना हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जब यूएस का सीपीआई, डब्ल्यूपीआई में चेंजेस आए, जिसकी वजह से लेकर हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट ही, ओह! ऐसा क्या? यस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वैसे जैसे हमारे यहाँ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सीपीआई और पीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ऐसा कुछ चलता है। अभी हाल-फिलहाल में ये चीज़ देखने को भी मिली है। क्या ना इनमें से किस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता स्टॉक मार्केट के ऊपर? फेड पॉलिसी, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सर इसके ऊपर, बताओ पड़ता है क्या? हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जो आरबीआई पॉलिसीज़ बनाता है, जो हमारे पास फेडरल रिज़र्व सिस्टम है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है। क्रेडिट पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है। सर आज खाने में क्या बनेगा इसका इम्पैक्ट पड़ता है? इसका नहीं पड़ता। दिस इज़ नॉट राइट। आज खाने में क्या बनेगा इसका कोई भी लेना-देना नहीं है। अगर आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी लाकर ये कह देता है कि मैं इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ तो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट देख लेना। अगर वो इंटरेस्ट को कम कर रहा है तो भी इम्पैक्ट देख लेना। अगर वो फॉरेन एक्सचेंज को डिक्लेयर कर देता है इतना पैसा है, कम है, ज़्यादा है, कुछ भी बोलेगा तो स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। ओह! दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी गैस की पॉलिसी को चेंज कर दिया जिसकी वजह से सर आईजीएल का शेयर ₹50 एक ही दिन में गिर गया। ओह! ऐसा कुछ हुआ? हाँ। ओके, ओके, ओके। हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है यार, कोई स्टॉक कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं, इसके पीछे वजह है, इसके पीछे की रीज़न है। तो मैं जो बता रहा हूँ, कि जो स्टॉक मार्केट में जो हर एक चीज़ जो परफ़ॉर्म हो रही है, इसके पीछे एक वजह होती है। ऐसी वजहें बहुत सारी डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आपको 25 नंबर मुबारक हो। 25 से 30 नंबर के ये 2 चैप्टर्स आते हैं पेपर में। गलती मत करना, बहुत-बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाना, और स्टे ट्यून्ड एट सीएस वाला। सारे रिविजन्स के लिए फॉर एवरी everything, stay tuned and see. Bye bye.